हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, आप उस पर क्लिक कर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में आपको अभी तक सी टेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सभी मिल जाएंगे। लगभग 13-14 प्रैक्टिस सेट उसमें मैंने करा दिए हैं आपको, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, सी टेट के जो प्रीवियस पेपर है वो सभी मैंने करा दिए हैं अब तक जितने भी हुए हैं सारे। और इसका फर्स्ट पार्ट भी उसमें ही मिलेगा। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने बनाई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने कराई हुई है। क्योंकि सी टेट में 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, तो मैंने पहले किसी चैप्टर को कराया है फिर उसके एमसीक्यू कराए हैं। तो आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अतीत में व्यक्ति व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए में कुछ चीजें दे रखी हैं और बी से उनका मिलान करना है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से। और ये जो शब्दावली पूछी गई है ये आपकी संगम साहित्य से रिलेटेड पूछी गई है। तो देखो, बैरी गाजा का मतलब होता है बी, भरूच। ठीक है। श्रेणी का अर्थ है शिल्पकार या व्यापारियों का संघ। ठीक है। एरेटाइन पात्र का क्या मतलब है? मोहर लगे चमकदार बर्तन, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और गृहपति किसको बोलते थे? गृहपति बोलते थे स्वतंत्र कृषक को, या फिर जो स्वतंत्र कृषक यानी कि जो एक तरह से उनके पास अपनी जमीन होती थी उनको बोलते थे गृहपति। और ग्राम भोजक उनको बोलते थे, एक तरह से ग्राम प्रधान को बोलते थे ग्राम भोजक। ठीक है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, मिलान आप कर लेना, मैंने आंसर आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा है, ये क्वेश्चन आया है आपका 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से। चैप्टर है आपका लगभग दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा जो है, पहला दूसरा तीसरा जो चैप्टर है उसमें हड़प्पा सभ्यता और ये पुरानी जो सभ्यताएं इनके बारे में दिया गया है। तो उसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो किस तरह से इतिहास की लिपियों को जानते हैं, लिखते हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी कि इतिहास लिखने के लिए वो किन किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राचीन भारत में कब कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ तथ्यों के आधार पर देखते हैं, और वो देखते हैं कि कहाँ पहले जीवन था, कौन सी सभ्यता थी। तो वो किसके आधार पर निकालते हैं वो हम देखते हैं। पहला है जानवरों, पक्षी, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। दूसरा है लिखित सामग्री, लेखों की जांच। तीसरा है भवनों, चित्रों, पेंटिंग्स व मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन। चौथा है औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन इत्यादि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि ये वाला सही नहीं है। जो सही नहीं था वही तो हमें देखना था ना। तो जो तीन दिए हैं इन सभी स्रोतों से इतिहास लिखते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। जानवर, पक्षी और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। ठीक है, उनसे ये पता लगाते हैं कि यहाँ पहले जानवर थे। देखो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पहले जानवर थे, इससे पता चलता है यहाँ पहले पानी था क्योंकि मछली की हड्डियां मिली है। इस तरह से देखते हैं पेंटिंग वगैरह। और लिखित सामग्री वाला क्यों गलत है? क्योंकि लिखित सामग्री पहले नहीं थी, है ना। और ये जो लिखने का लिपियों का जो विकास हुआ है ये बहुत बाद में हुआ था। और जब लिखने का विकास हुआ था तो मेनली ये ताड़ पत्रों पर ही लिखा जाता था। तो इससे रिलेटेड चीज इतिहासकार जो हुए हैं वो प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो होते हैं इस प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखो ये आया है आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है। और ये पूरा की पूरा एक क्वेश्चन है। इसको डिटेल से जानने के लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत में केंद्र सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे भारतीय मानक समय है, जो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर और ईटानगर के पास 80 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। ये इसका सही आंसर है पहला,
जिनको ये इस तरह के सम्स निकालने आते हैं वो निकाल सकते हैं। और जाएगा आपका तीसरा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि जो लड़कियां हैं अगर वो बाहर निकलेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। आज भी कुछ लोग रूढ़िवादी लोग हैं ऐसे, कि वो चाहते हैं कि जो जॉब कर रही हैं वो लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा लोगों की, कुछ लोगों की आज भी ऐसी मानसिकता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर लड़कियों की शादी हो गई तो उनको घर का कामकाज देखना चाहिए और बच्चे संभालना चाहिए, बस। ठीक है, और ये आया है आपके 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, उसमें ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है कि जो पुराने लोग थे वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि जो लड़की पढ़ लिख जाती हैं वो बिगड़ जाती हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको ये लॉजिक भी देती हूँ कि बिगड़ा हुआ लोगों को इसलिए लगता है कि लड़कियां बिगड़ गई हैं, पढ़ लिख के उनमें गुरूर आ गया है, घमंड आ गया है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, आप उनको जो भी बोल देंगे वो आराम से मान लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़ी सी उनकी मानसिकता कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होती है। वो चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी बात को कहने का तरीका उनको आता है। तो जब लड़कियां अपने अधिकारों की बात करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां, तो फिर लोगों की आंखों में खटकती हैं। ठीक है, तो फिर उनको लगता है कि अरे पढ़ी लिखी नहीं होती, अनपढ़ सी होती तो हम इसको कुछ भी बोलते, ये मान लेती। आज ये क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि ये पढ़ लिख गई है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अपना आत्मसम्मान रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? ग्राम भोजक मैंने आपको बता दिया, ग्राम भोजक संगम साहित्य में इसका शब्द मिला है। और इस ग्राम भोजक का क्या अर्थ था उस टाइम पर? ग्राम भोजक का मतलब था गांव का प्रधान। ठीक है, अब देखो इसके संबंध में क्या चीज सही नहीं है, जो नहीं है वो आपको देखना है। देखो, जब मैंने भी जो एमसीक्यूज बनाए हैं अपने एनसीईआरटी के, उसमें भी मैंने इस तरह के नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं। क्यों डाले हैं? ताकि आपको जब आप सीटेट का पेपर सॉल्व करें तो आपको आसानी रहे, है ना। जब पहले एक हार्ड लेवल आप कर लेंगे, फिर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एग्जाम इजी लगेगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला है, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर उन्हें ही सौंप देते थे। दूसरा है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तीसरा है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे थे। और चौथा है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो नहीं है सही वो हमें देखना है, और सही कौन सा नहीं है वो है दूसरा। दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राम भोजक होते थे इन्हें राजा चुनता था, और इनका काम क्या था? जिस भी गांव के ये ग्राम भोजक चुने जाते थे, मतलब एक गांव का एक ग्राम भोजक होता था, यानी कि प्रधान। ठीक है, तो प्रधान का क्या काम होता था? उस गांव में जितने भी लोग हैं उन सबसे कर वसूलना है ना, कृषि कर लेना है किसानों से। फिर अगर गांव में कोई भी लड़ाई वगैरह होती थी तो उसका निपटारा भी कौन करता था? ग्राम भोजक ही करता था। और पुलिस का काम भी वही करता था। पुलिस का काम मतलब अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको पकड़ के वो राजा के सामने पेश करता था कि भाई इन्होंने टैक्स नहीं दिया है, ठीक है, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो सारे काम वही करता था ग्राम भोजक। एक तरह से आप मान सकते हैं कि वो गांव का मालिक होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। जो नारायण गुरु थे वो कहाँ के थे? वो केरल के थे। और आपकी एनसीईआरटी में उनसे रिलेटेड एक लाइन दी हुई है, मानवता की जाति एक है, धर्म एक है और ईश्वर एक है। यानी कि वो मान रहे हैं कि जो भगवान की जो शक्ति है, भगवान जो है वो एक ही है, और उन्होंने ही हम सबको बनाया है, तो भेदभाव क्यों करना। ठीक है, मतलब नारायण गुरु का जो आंदोलन था वो भेदभाव के खिलाफ था। ठीक है, कि भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा कथन है इनमें से जो सही है। ए है, उनके अनुसार सारी मानव जाति एक ही है। बी है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? ए है,
ए सही है और बी गलत है। दूसरा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तीसरा है ए और बी दोनों सही है। चौथा है ए और बी दोनों गलत है। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए सही है और बी गलत है। ए तो सही है क्योंकि उनकी जो लाइन है, मानव जाति एक है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि सभी गुरुओं का सम्मान करो, सभी सबसे प्रेरित रहिए, ये नहीं कहा। क्योंकि कुछ लोग जो धर्म गुरु हैं वो भेदभाव को मानते हैं। वो मानते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो शुद्ध हैं, कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, इस तरह का मानते हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए पहला वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से आया है। और इसमें दे रखा है जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके बारे में, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होते हैं, ये सब के बारे में दे रखा है। आइए देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में कि जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उनके अंदर जो लावा निकलता है, ठीक है, वो लावा ठंडा होकर जिसमें चेंज हो जाता है अग्निय सेलों में। अग्निय सेल बहुत हजारों सालों के बाद टूटने फूटने के कारण, जैसे टूटना फूटना, जैसे भूकंप आ गया उसकी वजह से चटक गए या टूट गए, या फिर वायु की वजह से, जल की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अपसादी सेल में। और अपसादी सेल हजारों साल के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्यांतित सेलों में। तो आइए देखते हैं कौन सा किसके साथ मिलान करेगा। ए है अग्निय। अग्निय किसके साथ मिलान करेगा, अग्निय करेंगे द्रवित मैग्मा, यानी कि पिघली अवस्था में जो मैग्मा होता है, जो जिसको आप आसान भाषा में लावा बोलते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो क्या निकलता है, लावा। तो इसको किताबी भाषा में द्रवित मैग्मा भी बोलते हैं। दूसरा है अवसादी सेल। अवसादी सेल का मतलब है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जल या हवा की वजह से भी एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं। और देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अग्निय सेल का जो उदाहरण है वो आपका ग्रेनाइट है। ठीक है, अवसादी सेल जितने भी पेट्रोलियम की चीजें हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मोम है, सीएनजी है, एलपीजी है, या फिर आपका कैरोसिन ऑयल है, ये सभी अवसादी सेलों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कार्यांतित सेल, जो अग्निय या अवसादी सेल के बाद की जो प्रक्रिया है, जो लाखों हजारों साल बाद जो कन्वर्ट होकर जो सेल बनते हैं उनको बोलते हैं कार्यांतित सेल। और इसका जो उदाहरण है, ये किसकी वजह से बनते हैं, इनकी उत्पत्ति किसकी वजह से होती है, उच्च ताप व दाब के कारण प्रवर्धित हो जाते हैं। उदाहरण है इसका संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्यांतित सेलों द्वारा, संगमरमर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कि पहले का ए सही है, बी का तीसरा सही है, सी का पहला सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। देखो, ये वायुमंडल की कुछ परतें दे रखी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी परत जो होती है, जो बहुत पतली होती है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है वाह्य मंडल, और चौथा है वहीर मंडल। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। देखो, सबसे पहली जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। बारिश है, आंधी है, तूफान है, या ओलों की बारिश है, या बर्फबारी है, ये किसमें होती है, केवल क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है समताप मंडल। समताप मंडल में जो हवाएं नहीं चलती हैं बहुत ज्यादा तेज, किसी भी तरह की मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं, तो इसमें हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। ठीक है, तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो आकाश से उल्कापिंड उड़कर आते हैं वो मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। और उल्कापिंड क्या होते हैं, जो आपके ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं सारे ग्रह, तो उन ग्रहों में से कुछ पार्ट टूट के गिर जाता है और वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, और कभी कभी क्या होता है, वो पृथ्वी की तरफ आता है, तो मध्य मंडल वाली जो परत है उसको जलाकर नष्ट कर देती है। ठीक है, और कई बार जब उल्कापिंड ज्यादा बड़े होते हैं तो पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, ये उनको जलाने में समर्थ नहीं होती है। नेक्स्ट है इसका थर्ड, वाह्य मंडल। देखो, वाह्य मंडल को ताप मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगें होती हैं। जो हमारा टीवी पर हम प्रसारण देखते हैं, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम देखते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, ये किसकी वजह से चलती है, ये रेडियो तरंगों की वजह से ही चलती है। ठीक है, और लास्ट है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन बहुत पतली होती हैं, ये गैस जो होती है बहुत हल्की होती हैं, और ये यहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है और अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पैरामिड दर्शाता है।
देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से, लास्ट वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर में पैरामिड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। पहले हम एक बार पैरामिड देख लेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से मिल जाए। देखो ये चैप्टर नंबर 8 खुल गया है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या होता है, जिस ये एक पैरामिड बना हुआ है, इसमें संख्या दे रखी है, एज दे रखी है बच्चों की, बड़ों की, सबकी, कि 0 से 4 वर्ष के उम्र के बच्चे इतने हैं, 5 से 9 वर्ष के उम्र के बच्चे इतने हैं, 10 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे इतने हैं, ये आयु दे रखी है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, ये भारत का पैरामिड है, ठीक है, किसका पैरामिड है, भारत का। यानी कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, फिर कुछ समय बाद कुछ बच्चों की मृत्यु हो रही है इनमें से। तो ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी छोटी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं, उसके बाद ये मृत्यु हो रही है, फिर उसके बाद और छोटी लाइन है, यानी कि मृत्यु दर अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक है, मतलब हम औसत मान सकते हैं इसको, एवरेज मान सकते हैं कि एवरेज मृत्यु दर है यहाँ पर। अगर हम वही बात करें जापान के पैरामिड की, तो ये है आपका जापान का पैरामिड। ये कैसा है, घंटी नुमा है, ये कैसा है, शंखु वाला है, ठीक है, शंखु के जैसे दिख रहा है ना, ये कैसा है, घंटी नुमा है। अब देखिए यहाँ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो बच्चे कम जन्म ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो बड़े बच्चे भी आपको कम मिलेंगे जब, और देखो, और यहाँ पर जो युवाओं की संख्या है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, 15 से 19 साल के लोगों की। लेकिन अगर वही हम बात करें 30 से 34 साल के जो लोग हैं वो कम है, ठीक है। और आप देखो बच्चों की संख्या कितनी कम है, जबकि यहाँ बुढ़े लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए 40 साल के लोग जो है वो अधिक है, जबकि जो बच्चे हैं वो कम है। यानी कि फ्यूचर में जाकर, आगे जाकर जो जापान है उसकी जो जनसंख्या का जो पैरामीटर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ से तो ये बड़ा हो जाएगा और नीचे से ये पतला हो जाएगा, यानी बच्चे कम जन्म ले रहे हैं और बुढ़े ज्यादा है। तो किसी भी देश की जनसंख्या के लिए पैरामिड कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए पैरामिड। ये आदर्श पैरामिड है, ठीक है, यानी कि बच्चे ज्यादा जन्म लें, युवाओं की संख्या ज्यादा रहे और बुढ़े लोग कम रहे। ये एक प्रगतिशील देश की निशानी है, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ये एक गलत संकेत है कि बुढ़े लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। और देखिए ये है एक केन्या का पैरामिड। इसमें, इस पैरामिड में क्या दिखाया गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो मृत्यु है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो जनसंख्या है वो कम है। आप देखिए कि 30-40 साल तक पहुंचते पहुंचते कितने लोगों की मृत्यु हो रही है ना। तो ये कैसा है, ये पूरी तरह से त्रिकोण है। तो अलग अलग प्रकार के पैरामिड होते हैं, और जिस पैरामिड में आधार बड़ा है उसका जन्म दर ज्यादा है, ठीक है, यानी कि ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर किसी भी पैरामिड का ये मिड वाला पोर्शन जो है वो चौड़ा है तो इसका मतलब युवा ज्यादा है। और अगर किसी का ये वाला ज्यादा है, जो अब फ्यूचर में इसका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मृत्यु दर बहुत कम है जापान में, ठीक है। जापान का और चाइना का भी पैरामिड इस तरह का ही बनेगा, क्योंकि वहां पर युवा कम है और बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं, जबकि बुढ़े लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आदर्श किसको माना जाता है, इसको, जो भारत का है इस समय। यानी कि बच्चे ठीक ठाक जन्म ले रहे हैं और युवा भी ठीक ठाक है, क्योंकि देश में जो काम करने का जो काम होता है, जो जॉब करते हैं, वो ज्यादातर युवा ही करते हैं, और युवाओं, जितने ज्यादा युवा जिस देश में होंगे उस देश की प्रगति उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको पैरामिड पढ़ना आ गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि बड़े आधार वाला और पतली चोटी वाला पैरामिड जो है उसके संबंध में कौन सा जो विकल्प है वो सही है। ए है उच्च जन्म दर है, इसका मतलब ये हुआ। बी है वृद्ध आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर है, यानी कि बुढ़े लोग जो है वो कम है। तीसरा है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या है। चौथा है शिशुओं में, शिशु माने बच्चे, 0 से 2 साल के बच्चे में मृत्यु की अधिक दर जनसंख्या केवल। तो इस का जो सही आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा आपका फोर्थ, कि डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। बच्चों में अधिक मृत्यु दर नहीं है। आधा चौड़े का क्या मतलब है, आधा चौड़ा है मतलब बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना। और चोटी कैसी है, पतली, यानी कि बुढ़े लोग मर रहे हैं लेकिन बच्चे ठीक ठाक जन्म ले रहे हैं और जीवित रह रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। और बी है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी अक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है,
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताना भूल गई, ये 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 3 से आया है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन दोनों ए और बी दोनों सही है, सी है दोनों ए तथा बी, ए सही है और बी गलत है, तीसरा है केवल ए सही है और चौथा है केवल बी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल ए सही है। अब बी क्यों गलत है वो मैं बताती हूँ आपको। 33.5 डिग्री नहीं है, वो 66.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कितना? 66.5 डिग्री। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 66, 1.5। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट की सारी वीडियोस बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगी और कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियोस देखिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और मेन फोकस आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पर देना है, ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में करा रखी है। आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरी एमसीक्यूज वाली वीडियो देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सीटेट के प्रीवियस पेपर की को क्लियर करने में। लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियोस देख के अपना सीटेट क्लियर किया था, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।